महिलाओं का मां नहीं बन पाना आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है। डॉक्टर से बात करवाते हैं कि किस तरीके से आईवीएफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर और महिला मां बन सकती है। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं डॉक्टर सुनीता लांबा, निसंतानता रोग विशेषज्ञ, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, स्पार हॉस्पिटल, गोड़ा मोड़, झुंझुनू। जैसा कि आपने बात किया कि निसंतानता आजकल काफ़ी बढ़ती जा रही है। मातृत्व सुख सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन कुछ महिलाएं इस सुख से वंचित होती हैं या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है माँ बनने में। तो ये कॉमन समस्या है आजकल, क्योंकि आजकल हमारा जो खान-पान है, हमारा जो शादियाँ लेट कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, ठीक है? इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारे पॉल्यूशन है, इन सब से एयर क्वालिटी का गिरना, इन सब चीज़ों से महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस का बढ़ना, इन सब से इनफर्टिलिटी बढ़ी है। लेकिन इसी के साथ इसका इलाज भी बढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि निसंतानता का इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले हम कोई भी कपल आता है, उसकी जाँच करते हैं, उसके पुरुष की जाँच करते हैं, महिला की जाँच करते हैं, उनके बीज कैसे हैं, उनका गर्भाशय कैसा है, उनके ट्यूब्स कैसे, नलियाँ कैसी हैं। ये सब कुछ कॉमन बेसिक जाँचें की जाती हैं, और उन जाँचों के बाद में ये डिसाइड किया जाता है, ये तय किया जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ मिस्टेक है, जिससे कि हम उस पेशेंट को ठीक कर सकें। मैं ये कहूँगी कि इनफर्टिलिटी बढ़ी है, लेकिन साथ ही साथ इसका इलाज इतना अच्छा हो गया है कि बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको बच्चा नहीं लगता है। ये बहुत आसानी से आजकल इलाज इसका हो सकता है, लाइलाज नहीं रहा ये, है ना? तो इसमें 2-3 स्टेप्स में इलाज कर सकते हैं। जैसे अलग-अलग कपल्स को, जिस कपल को जिस तरह से ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको सिंपली कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, तो उन मेडिसिन से उनको अपन ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं। फिर कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है, मेडिसिन का उनको ट्रायल दिया गया है या फिर हम देते हैं, तो मेडिसिन से अगर उनको नहीं फ़ायदा हुआ तो हम उनको आगे के स्टेप्स पे हमें जाना पड़ता है। तो आगे के स्टेप्स में जैसे कि हम उनको आईयूआई पे लेते हैं, है ना? आईयूआई में जैसे हम क्या करते हैं कि महिला की जो एक कृत्रिम गर्भाधारण की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम एक स्टेप में जो पुरुष बीज होते हैं उनको अच्छे से वॉश करके, उनको एक्टिव करके और महिला के गर्भाशय तक छोड़ देते हैं, ताकि वो ईज़िली फर्टिलाइज़ हो सके। तो ये सेकंड स्टेप होता है, जो लगभग नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही होता है। ये आईयूआई जो है, कृत्रिम गर्भाधारण है, ये लगभग नेचुरल प्रक्रिया जैसा ही होता है, ठीक है? थर्ड स्टेप, जिन लोगों को यहाँ भी फ़ायदा नहीं मिलता है, या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या फिर हम कहें गर्भाशय में कोई मोटी समस्या है, या फिर पति के बीज कमज़ोर हैं, शुक्राणु कम हैं या फिर कमज़ोर हैं, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इन साधारण प्रक्रियाओं से फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उन लोगों में हमें आईवीएफ करना पड़ता है। तो आईवीएफ के बारे में भी मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, मरीजों को यही कहना चाहती हूँ कि आईवीएफ कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सुगम भी है, जिसको क्योंकि इसमें हम पेशेंट को कुछ इंजेक्शंस देते हैं और उससे उनके अंडों को बढ़ाया जाता है, उन अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और पुरुष बीज के साथ में आईवीएफ लैब में उनको मिक्स किया जाता है और उनसे एक भ्रूण बनाया जाता है, और वो जो भ्रूण है उसको हम उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं, जिन्हें हम भ्रूण ट्रांसफ़र। तो ये एक प्रक्रिया है जो बहुत ही आसान है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, न ही इसमें कोई बड़ा खतरा होता है। तो इसे हम ईज़िली कोई भी पेशेंट आराम से इसे करवा सकता है। भ्रूण ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया वो कितनी एज तक संभव है? भ्रूण ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 50 साल की उम्र तक संभव है। 50 साल के बाद में इसे हम नहीं करते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस हमें इस चीज़ को स्वीकार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी मैं देख रही हूँ कि हमारे परिवेश में, हमारे ग्रामीण इलाकों में लोग 20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं है, लेकिन वो घर पे बैठे हैं, क्योंकि आईवीएफ को अभी भी बुरा मानते हैं वो लोग। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मान लो आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, आपको कोई भी बीमारी हो जाए, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो हम जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये भी सिंपल इनफर्टिलिटी का या निसंतानता का जो इलाज है, वो भी उसी तरह एक तरह से इलाज है। तो उसके लिए जो हमारे भ्रांतियाँ हैं, जो हम लोगों ने अपने समाज में बना रही हैं, वो हमें तोड़ना चाहिए। हमें समाज के लोगों को, परिवार के लोगों को और आसपास जो भी लोग हैं, जो उनके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इस बात में सहयोग देना चाहिए कि वो अपना इलाज टाइम रहते लें, ताकि उनको उस दुख से ना गुजरना पड़े। क्योंकि ये जो पीड़ा है, ये जो मानसिक पीड़ा है,
इसको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि रोज़ मैं इसी तरह के 20-25 पेशेंट्स को डील कर रही हूँ। वो मानसिक तनाव में रहते हैं, उन्हें काफ़ी डिप्रेशन रहता है, तो वो इन सब चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इतना लाइलाज नहीं है, बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। बांझपन महिलाओं को हीन भावना की दृष्टि से आज समाज में देखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बांझपन महिलाओं को समाज में हीन दृष्टि से बहुत पहले से ही देखा जा रहा है, सदियों से उनका कि बांझ है तो मुँह नहीं देखना है, उनको किसी शुभ कार्य में नहीं रखना है। तो मैं इस सबको ये कहूँगी कि ये किसी का दोष नहीं है। ये जो अगर कोई भी महिला ऐसा नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो कि उसको बच्चा ना हो, तो कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रह के उनको उतना ही सम्मान देना चाहिए जो हम बाकी महिलाओं को देते हैं। उन्हें इस तरह की बातों से हमें परेशान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं कहती हूँ कि आजकल ये बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका 100% इलाज संभव है, तो लोगों को अपना इलाज टाइम रहते कराना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टाइम रहते अगर पेशेंट इलाज कराता है तो उसको सिंपल ट्रीटमेंट से ही बच्चा लग सकता था, लेकिन उसने 15 साल 20 साल निकाल दिए, अब उसको आईवीएफ पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। जितना पेशेंट लेट करता जाएगा उसका ट्रीटमेंट की प्रक्रिया बदलती जाएगी, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो इसलिए समय रहते अगर पेशेंट कोई भी पेशेंट है, अगर उसको 2 साल 3 साल में बच्चा नहीं लगता है तो उसको अपना सारा जांच करवाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। निसंतान जैसी समस्याएं ना हो, इससे पूर्व क्या उपाय करने चाहिए? देखो, निसंतानता की समस्या ना हो इसके लिए मैं कहूँ कि मोटा-मोटी सी बहुत कोई हम ऐसा उपाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जैसे खान-पान की यदि हम बात करें, रहन-सहन की। जैसे मैं खान-पान की और रहन-सहन की बात करूँ तो जो आजकल हमारा खान-पान है वो बिल्कुल हट गया है, जो हमारा ट्रेडिशनल खान-पान होता था, जिसमें हम मोटा अनाज भी शामिल करते थे, जिसमें चाय, कॉफ़ी, मैदे का सेवन, फ़ास्ट फूड का सेवन नहीं था। हम घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाते थे और हमारे यहाँ के लोकल एरिया की सब्जियाँ, लोकल एरिया के फ्रूट्स को हम महत्व देते थे। तो ये सब जो मैं कहूँ कि खाना हमेशा हमारा ट्रेडिशनल होना चाहिए, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने खाया है उस टाइप से होना चाहिए, उनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए। मोटे अनाज को ज़्यादा शामिल करना चाहिए। शुगर, जो सफ़ेद चीनी है वो सबसे ख़तरनाक है, तो उसको हमें अपनी डाइट में कम से कम रखना चाहिए। मैदे को कम से कम, फ़ास्ट फूड को कम से कम रखना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध का है, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खूब ज़्यादा पानी, नींबू और मौसमी संतरा, जो विटामिन सी वाली चीज़ें हैं उनका हमें सेवन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें अपना स्लीप साइकिल, नींद का जो चक्र है उसको भी पूरा करना चाहिए। आजकल हम रात को 12-1 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं या फिर बाहर घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और सुबह टाइमली नहीं उठ रहे हैं। तो एक हमारा जो स्लीप साइकिल है कि हम टाइमली सो जाएं और टाइमली उठ जाएं, और उसके साथ ही हम अपने स्ट्रेस को कम से कम रखें, क्योंकि जो स्ट्रेस फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोबाइल से जो किरणें निकलती है उससे भी क्या कुछ इससे प्रभाव पड़ता है? अल्ट्रावायलेट रेज है, या फिर जो मोबाइल के जो रेज़ हैं, अपन लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने पैरों पे अपन ने हीटिंग रखा है, लैपटॉप की एक अपनी हीट होती है, तो वो हीट अगर से अपन कर रहे हैं तो वो सब भी हमारे पेशेंट्स के जो बीज हैं, शुक्राणु हैं, उन सबको कम करता है। साथ ही साथ एक पैदल चलना और फिजिकल एक्टिविटी जो हमारी कम हो गई है उसने भी हमारी उसको काफ़ी, फर्टिलिटी को काफ़ी कम किया है। तो यही चीज़ों को मैं सजेशन दूँ कि आप अपनी शादी, अपने बच्चे टाइमली प्लान करें। बहुत लेट मैरिजेस हैं, 30-32 साल तक शादियां हो रही हैं, 35 में बच्चे प्लान कर रहे हैं, वो सब भी निसंतानता का कारण है। तो अपना कितनी निर्धारित एज में शादी होनी चाहिए? देखो, निर्धारित एज तो सरकार ने किया है 18 साल 21 साल, है ना। जैसे इन जैसी निसंतान जैसी समस्याओं का हमें सामना भी न करना पड़े। नहीं, मैं यही सलाह दूंगी कि जो आपका ज़रूरी है, जैसे आपने अपने करियर को टाइम दे रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो फ्रूटफुल है, जिसको आपको करना है, वो करने के बाद आप अननेसेसरी टाइम ना गंवाएं, और फिर एक बार मतलब अपने बच्चे को जो प्लानिंग है वो टाइम रहते करें। ठीक है, प्लान ये होता है कि 30 साल से पहले आप अपना एक बच्चा प्लान कर लें, तो वो बेहतर रहता है। लेकिन आजकल इसका टाइम काफ़ी चेंज हो रहा है। लोग 32 साल 35 साल पे फर्स्ट पे भी प्लान करने के लिए आते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।